नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाय पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई न्यायिक व्यवस्था में हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। या फिर इसको कह ले उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 214, ठीक है ना, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी अपनी एक हाई कोर्ट होगी भाई, ठीक है। हाई कोर्ट होगी। लेकिन जो भारत का संसद विधि के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 234 के अनुसार, अनुच्छेद 234 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त एक कोर्ट हो सकती है। मतलब क्या, जो अपना भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य की अपनी हाई कोर्ट होगी, यानी कि प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होगा। लेकिन संविधान की जो अपनी जो संसद है, संसद के विधि के अनुसार अनुच्छेद 234 के अनुसार एक या एक से अधिक राज्यों की एक संयुक्त हाई कोर्ट हो सकती है, या फिर कह लो एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एक संयुक्त हाई कोर्ट हो सकती है। और जैसे कि हरियाणा और पंजाब, ठीक है ना, इनकी दोनों की क्या हुई, एक हाई कोर्ट है, यानी कि संयुक्त हाई कोर्ट है हरियाणा और पंजाब की। जैसे कि महाराष्ट्र, ठीक है, और गोवा, ठीक है ना, ठीक है, जो महाराष्ट्र और गोवा है उनकी भी एक संयुक्त हाई कोर्ट है, ठीक है ना। इसी प्रकार अपना जो वेस्ट बंगाल है और जो अंडमान निकोबार है, यानी कि अंडमान निकोबार है, इनकी भी एक संयुक्त हाई कोर्ट है, ठीक है ना। और इसी प्रकार जैसे असम है, असम और नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड की भी संयुक्त हाई कोर्ट है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की भी संयुक्त हाई कोर्ट है। तो अनुच्छेद 234 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य, फिर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संयुक्त हाई कोर्ट हो सकती है भाई, ठीक है ना। और जो वर्तमान समय में कितनी हाई कोर्ट है, यानी कि भारत में कितनी हाई कोर्ट है वर्तमान समय में, भारत में यानी कि इंडिया में, यानी कि 25 हाई कोर्ट है। यानी कि कितनी हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। और जो लेटेस्ट हाई कोर्ट बनी है वो बनी है तेलंगाना की। किसकी बनी है? तेलंगाना स्टेट की, यानी कि लेटेस्ट हाई कोर्ट बनी है। उससे पहले कितनी हाई कोर्ट होती थी? 24 हाई कोर्ट होती थी, लेकिन 25वीं हाई कोर्ट को किसकी बनी? तेलंगाना की अलग हाई कोर्ट बनी है भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई जो ये उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश हो गए भाई। यानी कि जो अपनी हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, उसके अलावा अन्य जस्टिस हो गए। और कहते भाई जो उच्च न्यायालय है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीशों की संयुक्त संख्या है, जो संयुक्त नंबर है, वो निर्धारित नहीं होता। मतलब कि जो कोई भी हाई कोर्ट है उसमें कितने जज होंगे, इसकी जो संख्या वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से और वहाँ के कार्य के अनुसार जो है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यदि स्टेट बड़ी है तो ज़्यादा न्यायाधीश हो गए, छोटी स्टेट है तो कम न्यायाधीश हो गए, लेकिन उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश जरूर हो गए भाई, ठीक है ना। और जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है
और अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भाई। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है जो उच्च न्यायालय के हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल। ठीक है ना, यानी कि उस राज्य का, जिस राज्य में वो हाई कोर्ट है, उस राज्य का राज्यपाल उसको यानी कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? यानी कि उस राज्य का राज्यपाल। जैसे कि वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार है, इनकी दोनों की जो हाई कोर्ट है वो एक है। ठीक है ना। यदि वेस्ट बंगाल में जो मौजूद अपनी हाई कोर्ट है, वेस्ट अंडमान और निकोबार और वेस्ट बंगाल की जो हाई कोर्ट है, यदि उसमें किसी यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, तो उस न्यायाधीश को जो शपथ कौन दिलाएगा? यानी कि वेस्ट बंगाल का जो राज्यपाल है उस समय का, वो उसकी क्या दिलाएगा? नियुक्ति, सॉरी, उसको शपथ दिलाएगा भाई। ठीक है ना। तो ये था भाई जो हाई कोर्ट है उसमें किन जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसको शपथ कौन दिलाता? उस राज्य का राज्यपाल जिसमें वो हाई कोर्ट मौजूद है। ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या है? यानी कि योग्यता, यानी कि जो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उस व्यक्ति में? सबसे पहला तो वो कि वो भारतीय नागरिक हो भाई, भारतीय नागरिक। ठीक है, या फिर कह लो इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो। दूसरा क्या है? वह व्यक्ति किसी भी कोर्ट में, यानी कि किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 साल तक किस पद पे हो? न्यायाधीश के पद पे हो, न्यायाधीश पद पर हो। ठीक है ना। यानी कि वह किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 साल तक न्यायाधीश के पद पे हो, या फिर वह किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो। ठीक है ना। यानी कि या तो भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? मतलब वो किसी भी कोर्ट में कम से कम उसने 10 साल तक न्यायाधीश के तौर पर काम किया हो, या फिर किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, या फिर उसको यानी कि 10 साल तक कम से कम किसी भी कोर्ट में उसने किसी वकील के तौर पर काम किया हो, या फिर जो राष्ट्रपति की नज़र में, यानी कि जो अपना राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की नज़र में विधि या फिर कह लो कानून का अच्छा जानकार हो, अच्छा जानकार हो। ठीक है ना। या फिर वो मतलब राष्ट्रपति की नज़र में वो मतलब कानून का अच्छा जानकार हो, तो ये इनमें से कोई भी कंडीशन को यदि वो करता है तो हाई कोर्ट में क्या बन सकता है? जज बन सकता है भाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए आयु सीमा कितनी चाहिए भाई, यानी कि उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक है, आयु सीमा। ठीक है ना। मतलब क्या, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए मिनिमम आयु का कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मिनिमम आयु सीमा का किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, उसी प्रकार हाई कोर्ट में जज बनने के लिए किसी भी अनुच्छेद में आयु सीमा का उल्लेख नहीं है। लेकिन उसकी जो हाई कोर्ट का जज है उसकी रिटायरमेंट की, यानी कि जो रिटायरमेंट है उसकी आयु जरूर निर्धारित की गई है। यानी कि जो हाई कोर्ट का जज यानी कि यदि 62 वर्ष का हो जाएगा, यानी जब हाई कोर्ट का जज 62 वर्ष का हो जाएगा तो रिटायर्ड हो जाता है। यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज कितने साल का रिटायर्ड होता है, 65 वर्ष का रिटायर्ड होता है। और हाई कोर्ट का कितना का होता है, 62 वर्ष का होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी वर्ष होती है, 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। लेकिन जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है और राष्ट्रपति को संबोधित करके कभी भी त्यागपत्र दे सकता है, कभी भी त्यागपत्र दे सकता है भाई, त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है ना। यानी कि यदि हाई कोर्ट को जज को यदि अपना पद से त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को संबोधित करके, संबोधित का मतलब क्या है, राष्ट्रपति को लेटर लिख के, रिजाइन लेटर लिख के वो कभी भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन वो मैक्सिमम 62 वर्ष तक ही जज रह सकता है। यदि 62 वर्ष से ज़्यादा जाता है तो रिटायर ऑटोमेटिक हो जाता है। और यदि कोई न्यायाधीश यानी कि किसी भी हाई कोर्ट से, मान ले कि कोई न्यायाधीश है जो हरियाणा, जो हाई कोर्ट है जैसे किसकी, हरियाणा, ठीक है ना, और पंजाब, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उसमें कोई मान लो न्यायाधीश है, ठीक है ना। और यदि वो न्यायाधीश उस कोर्ट से यानी कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से यदि रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर्ड होने के बाद वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कभी भी किसी का केस नहीं लड़ सकता और ना ही किसी केस की सुनवाई कर सकता। लेकिन वो अन्य कोर्ट में यानी कि अन्य किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी कोर्ट हो, अन्य किसी कोर्ट में वो मुकदमा लड़ भी सकता है और सुनवाई भी कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड हो चुका है यानी कि जज को दोबारा बुला सकता है सेवा के लिए। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी जज की कमी पड़ रही है, यदि जजों की कमी पड़ रही है तो किसी भी रिटायर्ड जज को बुला सकता है सेवा के लिए और दोबारा से मतलब कानून पर सुनवाई करने के लिए। ये राष्ट्रपति के पास प्रमुख अधिकार होता है भाई, ठीक है। उसके बाद भी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के क्या क्या अधिकार है, यानी कि हाई कोर्ट के पास क्या क्या अधिकार है। जैसे सबसे पहले प्रारंभिक अधिकार या फिर कह लो प्राथमिक अधिकार, ठीक है ना। प्रारंभिक अधिकार में क्या, जो हाई कोर्ट होता है यानी कि जो राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है, यानी कि जो कोई भी राज्य है, ठीक है ना, या केंद्र शासित प्रदेश है, उसका सबसे ऊपर यानी कि हाई ऊपर कौन सी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है। यानी कि या फिर कह लो राज्य की प्रमुख कोर्ट कौन सी होती है, हाई कोर्ट होती है, ठीक है ना। जो हाई कोर्ट के अंडर यानी कि जो भी राज्य आता है उस राज्य के जो भी नागरिक है उनके जो मूलभूत अधिकार है या फिर मूल अधिकार है, मूल अधिकारों की रक्षा करना उसकी प्रारंभिक अधिकार या प्राथमिक अधिकार है। और उस राज्य के कोई भी नागरिक है, ठीक है ना, कोई भी नागरिक है तो उसको न्याय दिलाने का यानी कि प्रमुख कार्य या प्राथमिक अधिकार भी किसका, हाई कोर्ट है। चाहे वो न्याय किससे रिलेटेड हो, जैसे तलाक से रिलेटेड हो यानी कि धन से रिलेटेड हो या फिर संपत्ति से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का भी क्या हो यानी कि अधिकार हो, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, दूसरा अपील का अधिकार, अपील का अधिकार। अपील का अधिकार का क्या मतलब है, जैसे कि सबसे छोटी कोर्ट कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सत्र न्यायालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सत्र न्यायालय बोलते हैं, ठीक है, सत्र न्यायालय होती है, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सत्र न्यायालय में केस हार जाता है या फिर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। किस में अपील कर सकता है भाई, हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है और हाई कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है भाई, ठीक है ना। और हाई कोर्ट के बाद वो किस में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। और
पुनर्विचार, ठीक है, न्याय पुनर्विचार। ठीक है, न्याय पुनर्विचार का मतलब क्या है? यदि हाई कोर्ट किसी भी फैसले पे कोई भी फैसला सुना देती है, किसी मुकदमे पे कोई फैसला सुना देती है, तो हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो दोबारा उससे उस फैसले पे क्या कर सके, यानी कि पुनर्विचार कर सकती है। क्या कर सकती है? पुनर्विचार कर सकती है। और पुनर्विचार करके खुद के निर्णय को भी, और साथ ही साथ में यदि डिस्ट्रिक्ट या सत्र न्यायालय है उसके भी के फैसले को भी पलट सकती है। ठीक है ना। और अक्षमा संबंधी अधिकार, अक्षमा संबंधी अधिकार का मतलब क्या है? यदि कोई भी कोर्ट, यानी कि सत्र न्यायालय है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यदि किसी भी व्यक्ति को यानी कि उम्र कैद या फिर मृत्युदंड की सजा सुनाती है, और हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो यानी कि उम्र कैद या फिर फांसी के लायक नहीं है, तो उसकी सजा को यानी कि सजा को कम कर सकती है। और राज्यपाल से अनुमोदन करके वो उस सजा को कम भी करवा सकती है, यानी कि अक्षमा भी करवा सकती है। तो ये किसके अधिकार थे भाई? हाई कोर्ट के अधिकार थे। यानी कि अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।